नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम मुद्रा एवं बैंकिंग अध्याय के अंतर्गत मुद्रा का उद्भव एवं मुद्रा शब्द की उत्पत्ति और मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषाएं, इन सभी हेडिंग्स का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि हम बार्टर सिस्टम के बारे में यानी वस्तु विनिमय के बारे में हमने अध्ययन किया था कि वस्तु विनिमय क्या प्राचीन काल में कैसे चलन था, वस्तु विनिमय की क्या शर्तें थीं, क्या अर्थ था, क्या लाभ थे, क्या उसके वस्तु विनिमय में क्या कठिनाइयाँ आईं। अब वस्तु विनिमय में जो भी कठिनाइयाँ आईं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बार्टर सिस्टम इम्प्रूव हुआ वैसे वैसे ही क्या हुआ, हमें ज़रूरत हुई ऐसी वस्तु की कि जो हमारी आवश्यकताओं की वस्तु की पूर्ति आसानी से कर सके, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का उद्भव हुआ या मुद्रा का जन्म हुआ, मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि हमने किसी को चावल दिए और उसने मुझको सब्जी दी, लेकिन अगर मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं है, मुझे फल की ज़रूरत है, तो या तो वो उस सब्जी को बेचे कहीं या उसका कुछ भी करे वो, लेकिन वो हमें फल ला कर दे, क्योंकि हमारी ज़रूरत फलों की है, सब्जी की नहीं है। और हमने ये भी बताया कि सब जो नाशवान वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं जगहें घेरती हैं, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जिस कारण वस्तु विनिमय जो था वो संभव नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का जन्म हुआ या उद्भव हुआ। इस तरह मुद्रा क्या बन गई, एक ऐसा मीडिएटर बन गई, ऐसा मीडिएट एक सामान बन गई, गुड्स बन गई कि जो कि दो चीज़ों के बीच बड़ी आसानी से एक्सचेंज करके विनिमय की जो प्रणाली थी उसको बहुत ही आसान बना दिया और आसानी से इसको आगे ले जाया सकता था। अब देखिए, मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुद्रा जब वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई तो एक ऐसी वस्तु की ज़रूरत पड़ी या एक ऐसी मुद्रा की ज़रूरत पड़ी जिसपे जो कि वस्तु विनिमय की जगह पर विनिमय का माध्यम बन सके। इसलिए मुद्रा, जैसे कि और प्राचीन में काल में क्या था, कि प्राचीन काल में जब ज़रूरत पड़ी कि मुद्रा की उत्पत्ति होनी चाहिए या मुद्रा का उद्भव होना चाहिए, तो क्या हुआ कि जैसे राजा जो होते थे पहले, तो वो क्या करते थे, किसी भी वस्तु पे अपनी राजकीय मोहर को टंकित कर देते थे, अंकित कर देते थे, तो वही वस्तु ही मुद्रा बन जाती थी, चाहे वो कैसी भी हो। तो इससे क्या पता चला कि मुद्रा में क्या गुण होना चाहिए, वैधानिकता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो सभी के द्वारा स्वीकार की जाती हो। ये दो गुण बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुद्रा एक तो वैधानिकता होनी चाहिए, यानी वो जैसे कि आज भी हमारे देश में, भारत में भी जो रिजर्व बैंक नोट छापता है तो उसमें मोहर लगी होती है ना, जिस उस गवर्नर के साइन होते हैं, जो जिस समय पर वो होता है उस समय उस गवर्नर के उस नोट पर साइन होते हैं। तो एक इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि चाहे हम वो रुपया हम चाहे राजस्थान में ले जाएं, चाहे बिहार ले जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में ले जाएं, लेकिन उसकी कीमत एक ही रहेगी, सोने चांदी की तरह अलग अलग नहीं होगी। क्योंकि सोने चांदी को अगर हम कहीं ले जाते हैं या कोई धातु को ले जाते हैं तो वो अलग राज्यों में अलग उसकी कीमत हो जाती है, लेकिन क्या 500 रुपये का नोट ले जाएं तो वो चाहे राजस्थान में भी 500 में ही जाएगा, बिहार में भी 500 में जाएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी 500 में ही जाएगा। तो ये चीज़ थी हमारी कि मुद्रा क्या है, यानी पहली तो वैधानिकता और दूसरे के द्वारा दूसरी चीज़ उसकी सबसे बड़ा गुण है सर्वग्राह्यता। तो मुद्रा जैसे अब मुद्रा हमने आपको बताया कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मुद्रा की उत्पत्ति ज़रूरत पे हुई, क्योंकि जैसे हमें चावल हमने किसी को दिया और उसने हमको हम उसको सब्जी दे रहे या वो हमको सब्जी दे रहा, लेकिन हमें पसंद चाहिए, हमें फल ज़रूरत है, हमें फल की, लेकिन वो अब उसमें कठिनाइयाँ आ रही थी। तो इसके लिए एक ऐसी वस्तु का इजाद किया गया, क्योंकि बहुत पहले क्या होता था, जब हमारा ऋग्वेद काल था तब गाय मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाती थी। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी मानवीय सभ्यता
बढ़ी आगे, यानी मूल तत्वों की जो भांति मुद्रा भी एक प्राचीन तत्व है। और हमने आपको बताया कि मुद्रा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी समाज में, हमारे समाज में, वो चाहे गाय के रूप में होती, चाहे आखेट युग में जैसे थी क्या बोलते हैं चमड़ा और जानवर की खाल या चमड़े के रूप में थी, कृषि युग में अनाज के रूप में थी, पशु युग में पशुओं के रूप में थी। इस प्रकार से पत्र मुद्रा के रूप में आई और फिर धातु मुद्रा के रूप में आई, सोना चांदी कांसा पीतल जैसी भी, यहाँ तक कि चमड़े तक के सिक्के चलाए किसी किसी राजा ने। तो इस तरीके से जिस धातु पर राजकीय मोहर अंकित कर दी गई वो वस्तु मुद्रा कहलाई। और इस प्रकार से जो हमारे भारत के संबंध में हम बात करें तो ऋग्वेद में ये प्रचलित है कि गाय भी मुद्रा का माध्यम थी प्राचीन काल में। और सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारे मुद्रा का भी विकास होता चला गया, मुद्रा का स्वरूप भी बदला। जिस तरह सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा के विकास का भी क्रमिक विकास, मुद्रा का क्रमिक विकास भी हुआ। अब मानव सभ्यता के साथ साथ मूलभूत तत्वों की भांति मुद्रा भी एक प्राचीनतम तत्व है। और मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का भी क्रमिक विकास हुआ। और जैसे ऐतिहासिक तत्व हैं या साक्ष्य हैं, उनसे स्पष्ट पता चलता है कि प्राचीन काल में दक्षिण महासागर के क्षेत्र में स्थित टापुओं पर पत्थर की मुद्राओं का चलन या प्रचलन था। और सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग लीडिया में 600-700 ईसा पूर्व हुआ था। तो हम कहेंगे कि मुद्रा के विकास का क्रम किस प्रकार है, यानी आखेट युग। सबसे पहले जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो आखेट ही तो करता था, यानी शिकार करके अपना गुजारा करता था। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि समूह जो थे वो सीमित थे, मनुष्य कम थे, यानी जनसंख्या बिल्कुल कम थी। तो आखेट युग था और उसे प्रकृति ही उसका पालन पोषण कर देती थी। आखेट युग में क्या था, जैसे कि आपके पशुओं की खाल चमड़ा, और पशुपालन युग में क्या था, जैसे गाय भैंस बकरी घोड़े ऊंट कुत्ता, इस तरीके से एक। और जब कृषि युग आया तो अनाज हो गया, चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले जो हमारा आलू है, सब्जी जो भी यानी वो उस समय उत्पन्न होता होगा वो हो गया। फिर धातु मुद्रा आई, धातु मुद्रा में तांबा सोना चांदी पीतल, यहाँ तक कि चमड़े के भी सिक्के चलाए गए। फिर आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा में क्या था, कागजी नोट थे। वर्तमान में उसको कहते हैं अपरिवर्तनीय मुद्रा। वर्तमान में क्या कहलाती है, अपरिवर्तनीय मुद्रा, यानी वो क्या है, पत्र मुद्रा है, लेकिन वो कागजी नोट है और वो अपरिवर्तनीय है। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ अगर 500 का नोट उत्तर प्रदेश में चलेगा तो 500 का नोट राजस्थान में भी 500 में ही चलेगा। इस प्रकार से फिर और आगे आई साख मुद्रा। उसमें कहा गया साख मुद्रा में बिल हुंडी हमारे चैक आदि थे। तो ये तो था हमारा मुद्रा का प्रादुर्भाव, मुद्रा का उद्भव और मुद्रा का जन्म कैसे हुआ। सर्वप्रथम सिक्कों को चलाया गया लीडिया में 600-700 ईसा पूर्व। और हमने आपको बताया कि प्राचीन साक्ष्यों से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य जो हमें मिले हैं उनमें कहा जाता है कि जो दक्षिण महासागर के जो टापू थे वहाँ पत्थर के सिक्कों का भी चलन था, यानी कौड़ी ओड़ियों का भी चलन था। तो ये था हमारा मुद्रा का उद्भव। मैंने सिर्फ इस टॉपिक का अभी हमने विश्लेषण किया है। अब आया मुद्रा शब्द की उत्पत्ति। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहा जाता है कि जो रोम राज्य था उसमें सुख को देने वाली जो देवी थी उनका नाम था मोनेटा, जिनको जूनो के नाम से भी जानते थे। और जो जूनो देवी का मंदिर था तो उस मंदिर में ही सिक्के ढालने की टकसाल थी, इसीलिए देवी मोनेटा के नाम पर मुद्रा शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको अंग्रेजी में मनी कहते हैं। यानी अंग्रेजी पर्याय क्या है, मनी, और लैटिन भाषा का शब्द क्या है, मोनेटा। और मोनेटा से क्या बना, मुद्रा। ठीक है, तो मोनेटा से मुद्रा बना, क्योंकि वहाँ की जो रानी जो देवी थी रोम की, वो कहलाती थी सुख को देने वाली सुख की देवी। और जो मनी है तो वो भी सुख ही देने वाला है, क्योंकि जो जिसके पास धन है उसके पास बहुत सारे सुख अपने आप आ जाते हैं ना। तो मनी शब्द की उत्पत्ति, और कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है
कि संस्कृत भाषा का जो शब्द है मणि, उससे भी मुद्रा को लिया गया है। मणि का मतलब होता है बहुमूल्य या रतन। तो इस तरीके से मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई हमने आपको अच्छे तरीके से बताया, और हमें आशा है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे, मुद्रा का अर्थ। मुद्रा का अर्थ क्या है? अब मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के संचय के रूप में, मूल्य के मापन के रूप में सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, और स्वतंत्र और सामान्य रूप से सभी लोगों के द्वारा सामान्य और स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाता है। ये है मुद्रा का अर्थ। समझ गए होंगे ना आप लोग कि मुद्रा, देखिए हम सभी लोग मुद्रा को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, लेकिन अगर अर्थ उनसे पूछा जाए तो बहुत कम लोग इसको बता पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल प्रश्न है। तो जो इसको पढ़ेगा, जो इसको समझेगा, वही इसका अर्थ बता पाएगा। क्योंकि जैसे भूमि है, भूमि को हम साधारण अर्थों में कह देते हैं, जिस पे चलते हैं फिरते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, वो भूमि है। लेकिन जो इसको अच्छी तरीके से समझेगा वो जानेगा कि भूमि क्या है। भूमि प्रकृति के सभी निःशुल्क उपहार हैं, चाहे वो ऊपर हो, चांद सितारे सूरज सौर मंडल, हमारा हवा, हमारे गैसें, और फिर पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे खनिज पदार्थ, तो ये सब भूमि के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से मुद्रा भी, मुद्रा क्या है कि वो एक ऐसी वस्तु है जो विस्तृत रूप में सर्वसामान्य के द्वारा, सभी के द्वारा स्वतंत्र रूप से और सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। तो ठीक है, मुद्रा का अर्थ क्या है ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं मुद्रा की परिभाषाएं। मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में कहा जाता है कि हमारे जीवन में मुद्रा का बहुत महत्व है, अत्यधिक शास्त्रियों के लिए भी कठिन है, उनमें भी एक मत नहीं है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र जो हमारी मुद्रा है, इसकी परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया। किसमें बांटा गया? 4 भागों में। देखिए चारों भाग मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। पहला है विस्तृत या वर्णनात्मक अथवा कार्यात्मक परिभाषाएं, देखिए ये लिखा हुआ है। दूसरी है आपकी संकुचित परिभाषाएं, तीसरी है आपकी वैधानिक परिभाषा, और चौथी है सामान्य स्वीकृत के आधार पर परिभाषा। और ये तो 4 अर्थशास्त्रियों के अनुसार हुई। लेकिन जब अगर हमसे कहीं पूछी जाए अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, सर्वमान्य सर्वव्यापक, तो हम मार्शल की परिभाषा को दे सकते हैं। और एक और परिभाषा है, इसको मैं यहाँ पर आपको अभी लिख के बताऊंगी। पहले आप इन परिभाषाओं को समझ लीजिए। पहली परिभाषा क्या है? विस्तृत या वर्णनात्मक परिभाषा। इसमें हार्टले विदर्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस प्रकार से इन्होंने क्या इसमें शामिल कर दी, इन्होंने इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया, बहुत इसका विस्तार कर दिया। यानी शाख मुद्रा भी इसमें शामिल कर दी, धातु मुद्रा भी शामिल कर दी, पत्र मुद्राएं भी शामिल कर दी, इन्होंने सारी मुद्राएं इसमें शामिल कर दी। और इनके विचारधारा को मानने वाले थे वो प्रोफेसर बाथम और कालबोर्न, वो भी यही कहते थे कि मुद्रा विस्तृत रूप में मुद्रा का कार्य है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। दूसरी परिभाषा आई संकुचित परिभाषा, जिसमें प्रोफेसर प्राइस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने कहा सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा हैं। इन्होंने किसको केवल जोड़ा? धातु मुद्रा को। इन्होंने पत्र मुद्रा को बिल्कुल छोड़ दिया। तो इनकी जो परिभाषा थी वो कैसी कहलाई? अत्यधिक संकुचित या बहुत ही संकीर्ण विचारधारा कहलाई। और प्रोफेसर रॉबर्टसन भी हैं। लेकिन इसमें जो मुद्रा का गुण निकल कर आया वो क्या था? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। जो हमारे हार्टले विदर्स हैं, इनसे 2 गुण निकल के आए मुद्रा के। पहला था विनिमय का माध्यम और दूसरा था मूल्य का मापक। और दूसरी परिभाषा में क्या चीज निकल करके आई? सर्वग्राह्यता। ये तीसरी में वैधानिक परिभाषा। इसमें नैप के अनुसार, नैप ने क्या कहा है? सरकार द्वारा घोषित की गई वस्तु ही मुद्रा कहलाती है, यानी वैधानिकता। ठीक है, फिर आ जाते हैं सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषा। सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषा क्या है? यानी सेलिगमैन ने क्या कहा है कि मुद्रा वह है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। इनके जो अनुयायी थे वो कीन्स आदि भी हैं। उन्होंने मुद्रा की मांग क्यों होती, उन्होंने 3
उद्देश्य बताए थे, यानी दैनिक उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। कीन्स ने कहा था कि मुद्रा की मांग क्यों होती है, तो इन्होंने इस बात को बताया मुद्रा का तरलता जाल भी इन्हीं की देन है। इसके बाद आती है उचित परिभाषा। तो आइए हम जान लेते हैं कि उचित परिभाषा क्या है। अब देखिए उचित परिभाषा क्या है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों का संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। देखिए हमने बताया था ना आपको कि जैसे जैसे हमारे सामने बार्टर सिस्टम के यानी वस्तु विनिमय के जो कठिनाइयाँ थी, जो दुर्गुण थे या अवगुण थे, देखिए जैसे कि भुगतानों के, स्थगित भुगतानों के मान के रूप में या मूल्य संचय के रूप में, ये चीज़ें वस्तु विनिमय में नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारे मुद्रा विनिमय में हो सकती हैं। तो ये चीज़ थी, इसलिए मुद्रा को अब आप इसको इतनी बड़ी परिभाषा को देख करके आप घबराइएगा नहीं, इसको अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से याद करिएगा, लर्न करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब भी मुद्रा की परिभाषा आए तो आप यही परिभाषा को लिखेंगे। क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है कि हम जब भी, जैसे कि मुद्रा में वो सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो किसी विशेष जांच के बिना किसी संदेह के अपनी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य चुकाने के साधन के रूप में साधारणता सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हैं। तो ये थी मुद्रा की परिभाषाएं। थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी लंबी हैं, कई भागों में विभाजित हैं, क्योंकि विस्तृत परिभाषा है, फिर उचित परिभाषाएं हैं, फिर संकुचित परिभाषाएं हैं, फिर आपकी सर्वसामान्य स्वीकृत के आधार पर परिभाषाएं हैं, नैप और शैलिक में इनकी हमने परिभाषाएं दी आपको। तो इससे हमें मुद्रा के गुण समझ में आए कि क्या क्या गुण हैं मुद्रा के। तो ये चीज़ थी कि जैसे कि हमने आपको बताया कि मुद्रा क्या है और मुद्रा क्यों जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जैसे ज्ञान, जो भी ज्ञान है, ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी एक खोज है ना। जैसे यंत्र शास्त्र में पहिए की, विज्ञान में अग्नि की और राजनीति में वोट की। इसी प्रकार से आर्थिक जगत में मुद्रा जो है वो भी एक मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा की खोज का वही महत्व है जो कि है मुद्रा की माप। इसको हम और पढ़ लेते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति की माप कौन कौन सी हैं। देखिए हमने आपको पिछले वीडियो बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक प्रभाव होती है, और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, वो स्टॉक होती है। स्टॉक का मतलब होता है कि एक निश्चित कुल समय बिंदु पर देश के लोगों के पास कितनी मुद्रा है, ये स्टॉक कहलाती है। और इस प्रकार स्टॉक की माप यानी मुद्रा की पूर्ति की माप कितनी है, 3 है। देखिए कौन कौन सी हैं जो रिजर्व बैंक ही देता है। पहली है हमारी M1। M1 में क्या है, C + DD + OD, ठीक है। अब C का मतलब क्या होता है, लोगों के पास करेंसी। हमने आपको बताया कि एक निश्चित समय बिंदु पर यानी निश्चित बिंदु पर लोगों के पास कितनी मुद्रा है, तो ये कहलाती है करेंसी, लोगों के पास कितनी मुद्रा है। और डीडी का मतलब होता है लोगों के पास क्या कहलाती हैं, मांग जमाएं कहलाती हैं। क्योंकि जो लोग होते हैं वो कहाँ पैसे जमा करते हैं, बैंकों के पास ही तो जमा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये थोड़ी सी संकीर्ण अवधारणा है M1। और क्या हुआ फिर, और ओडी का मतलब है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। रिजर्व बैंक के पास क्या होता है, जो व्यापारिक बैंकें होती हैं वो भी अपनी जमाएं जमा करती हैं और विदेशी लेन देन भी होता है। तो ये होता है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, तो ये कहलाएगा ओडी। यानी इस प्रकार से M1 क्या हुआ, C + DD + OD, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पहली माप। इस बार रिजर्व बैंक ने कितनी मापें दी हैं, M1, M2, M3, M4। अब हम आ जाते हैं M2 पे। M2 में क्या है, M1 तो है ही है और डाकघर में बचत जमाएं भी हैं। तो डाकघर में जो भाई हमने M1 में क्या किया, M1 में हमने डाकघर में बचत योजनाओं को तो छोड़ ही दिया, वो भी तो बचत योजनाएं हैं, वो भी तो मुद्रा के रूप में है और लोगों की ही हैं। तो इस चीज को भी हम शामिल करेंगे। ये M1 से थोड़ी विस्तृत अवधारणा है, थोड़ी सी इससे, लेकिन M3 से संकीर्ण है, ठीक है। अब आ गई M3। M3 में क्या है, M1 को तो शामिल करेंगे ही, यानी C + DD + OD को तो शामिल करेंगे ही। व्यवसायिक बैंकें हैं, उनके पास निबल सावधिक जमाएं भी हैं। जो व्यवसायिक या कमर्शियल बैंकें होती हैं, जो व्यापारिक बैंकें होती हैं, वो क्या करती हैं,
ये एफडी वाले खाते ज़्यादा खुलती हैं। तो वो जो लोगों के एफडी खाते होते हैं, जो सावधिक जमाएं कहलाती हैं वही, तो वो क्या होती हैं, ये M1 में शामिल कर देते हैं, तो ये M3 जाती है। ये M2 से थोड़ी और बड़ी अवधारणा है। इसके बाद में आती है M4 में क्या है, M3 को हम शामिल करेंगे। जो भी है M3 में क्या है, M1 और ये व्यवसायिक बैंक है, लेकिन इसमें हमने डाकघर को छोड़ दिया, इसीलिए ये विस्तृत अवधारणा है। और रिजर्व बैंक ने ये 4 मापें बताई हैं, यानी M3 को इसमें शामिल करेंगे। और डाकघर में बचत संस्थानों में कुल जमाएं जो होती हैं, जैसे जो सुकन्या समृद्धि योजना है या सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो लोगों के ही तो पैसों से बनती हैं, लोगों के ही पैसे उसमें इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। तो हमें अब आप लोगों को समझ जाओगा कि मुद्रा की पूर्ति की माप क्या है। रिजर्व बैंक ने 4 मापें दी हैं, M1, M2, M3 और M4। और क्या क्या है इसको आप अच्छी तरीके से उतार लीजिए, देख लीजिए अपनी कॉपी में। जिस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया कि मुद्रा का उद्भव, मुद्रा का जन्म, मुद्रा का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मुद्रा के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जो रोम की देवी थी, जो मोनेटा, उनके नाम पर हुई, क्योंकि वहीं पर टकसाल था। इसके बाद मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा का अर्थ है कि सामान्य रूप से सभी के द्वारा स्वीकार की जाने वाली एक ऐसी वस्तु जो सामान्यता और वैधानिक रूप से सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है, वो मुद्रा का अर्थ है। और फिर हमने आपको बताया मुद्रा की परिभाषाएं क्या थी। इसके बाद हमने जाना मुद्रा की माप क्या है। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुद्रा के कार्यों के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए, बढ़िए आगे, और अपने नोट्सों को ज़रूर बना लीजिए, अपने नोट्स ज़रूर बना के तैयार रखिए, क्योंकि बिना लिखे आप लोगों को इसकी नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाएगी। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।